मेरे दोस्तों, अमेरिका और इजराइल इस चीज़ के लिए बहुत फेमस हैं कि जो वो कहते हैं पीछे से उसका उल्टा करते हैं। जहां अमेरिका ये कह रहा था कि हम इराक से अपने फौजी बाहर निकाल लेंगे, अमेरिका की खतरनाक चाल का वहीं एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चोरी से चुपके से इराक के अंदर अपने फौजियों को बढ़ा रहा है। साथ ही सीरिया के अंदर भी उसने अपनी फौज बढ़ाई है। मैं सीरिया के मुद्दे पर बहुत दिनों से मुसलमानों की आलोचना के बावजूद लगातार सच रख रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सीरिया आज़ाद नहीं बल्कि और अब बुरा हाल हो गया है। लीजिए अब नई कहानी और सुन लीजिए। सीरिया से बाहर निकलने के बजाय अमेरिका की फौज चोरी चोरी चुपके भारी मात्रा में अपनी मौजूदगी इराक और सीरिया दोनों में बढ़ा रही है। सीरिया के मुद्दे पर उधर अमेरिका और सऊदी अरब के जनरल ने डिस्कशन किया है। सऊदी अरब की गवर्नमेंट पर आप क्या ही भरोसा करेंगे। इनका डिस्कशन करना ऐसा ही है जैसे सऊदी अरब ने और इनका सीरिया का सौदा कर लिया हो कि ठीक है, हम मुंह बंद कर लेंगे, दुनिया को दिखाने के लिए आलोचना करेंगे, इसके बदले में आप हमें हथियार देते रहिएगा। हो सकता है। अब सीरिया के मुद्दे पर जर्मनी भी कूद गया है। जर्मनी ने तुर्की से आधिकारिक तौर पर कहा है, खबरदार, सीरिया के अंदर कुर्दिश के खिलाफ ऐलान जंग मत करना और कुर्द को मारना बंद करो। यानी जर्मनी ने इजराइल की ही जबान बोली है और जर्मनी और इजराइल हर प्लेटफॉर्म पर आपको पता है एक ही नजर आते हैं। अब क्योंकि सीरिया बशर अल असद से आज़ाद हो गया है, चीज़ें कुछ बदल गई हैं। जो अरब देश सीरिया से दूर थे अब वो बेहद करीब आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्क्रीन पर इस बड़े से जहाज कंटेनर को आप देख सकते हैं जो सऊदी अरब से निकल चुका है और सीरिया की तरफ जा रहा है। भारी मात्रा में इसमें ईंधन और तेल मौजूद है। यानी तमाम बड़े अरब देश सऊदी अरब समेत सीरिया के साथ अब कोऑपरेट कर रहे हैं और ईंधन तेल बेच रहे हैं। मॉस्को के लिए, रूस के लिए जो सीरिया के एम्बेसडर हैं, ये एम्बेसडर जो आपकी स्क्रीन पर हैं, ये बशर अल असद की सरकार के समय से ही सीरिया की तरफ से रूस के लिए एम्बेसडर हैं। अब इन्होंने बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद कहा है कि सीरिया में कभी कोई सरकार थी ही नहीं, वहाँ माफिया का राज चल रहा था। यानी बदले बदले से ये भी सरकार नजर आ रहे हैं क्योंकि इन्हें अब नई सरकार का डर है कि अगर वो सीरिया लौटे तो कहीं इनकी पतलून न खींच ली जाए। ईरान इलाके में कमजोर हो गया है, सभी का ये मानना है, लेकिन उधर IRGC के कमांडर का अलग ही कहना है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जमीन, आसमान और फिजा में खुदा के सिवा कोई ऐसी ताकत नहीं है जो IRGC को हरा सके। मन बेजुरअत मिगोयम हिच कुदरती दर इन आलम याराय गलबे बर इन कुदरत मुजस्सम व मुंतजम रा न दर जमीन न दर दरिया व न दर हवा दارد। این یک واقعیت است. اما سپاه به این دلیل قدرتمند است که یک منبع بزرگ الهام. वहीं जहां ईरान कमजोर नजर आता है, रशिया पूरी तरह से ईरान के साथ नजर आता है। तस्वीर के मुताबिक, अपडेट के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक रूस की एक बड़ी डेलीगेशन ईरान पहुंची है और ईरान के बड़े अधिकारियों से मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि रशिया और ईरान के बीच बड़े हथियारों की डील हो सकती है जो अमेरिका और इजराइल को बेहद नापसंद होगी। मैंने जब से अपने YouTube का ये करियर शुरू किया है, मैंने तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक करने की कोशिश की है। इसके बदले में उम्मत मुस्लिमा के कई नाम निहादों ने मुझे ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि इतिहास गवाह है, मुसलमानों को घसीटने वाला कोई गैर नहीं, अपना ही मुसलमान होता है। ये बात शुरुआत से ही बोलता आया हूँ कि मैं ईरान के समर्थन में नहीं, मैं ईरान जो हक बात बोलता है उसका जो नज़रिया है
पॉजिटिव और सबको लेकर चलने का, मैं उसके समर्थन में बोलता हूं। ईरान जिस तरह से अपना पक्ष रखता है और जो जबान से बोलता है वही अंदर से होता है, मैं उसके इस कैरेक्टर का फैन हूं। लेकिन मेरे दोस्तों, क्योंकि ईरान शिया बहुल देश है, इस वजह से मुझसे भी नफरत की जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा रहमान है, रहीम है, वही इज्जत देने वाला है। जो कल तक आलोचना और आज तक आलोचना कर रहे हैं, आने वाले समय में इंशाअल्लाह उनके दिल में अल्लाह ये बात उतारेगा कि तुम इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर गलत हो। लीजिए, एक बार फिर से आपके इस नौकर की बात सही साबित हुई। मैंने हमेशा से कहा कि अगर मुसलमान एक हो गए, मुस्लिम देश एक हो गए और आपसी छोटे मोटे रंजिश को खत्म करके एक दूसरे का हाथ थाम लिया, तो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल, इन सब की पतलून गीली होना शुरू हो जाएगी। मेरे दोस्तों, एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया है जिसमें ट्रंप के एडवाइजर और एनएसए ने बड़ा इंटरव्यू दिया और कहा कि अगर ईरान परमाणु हासिल कर लेगा तो सऊदी अरब के पास भी परमाणु आ जाएगा, और अगर सऊदी अरब और ईरान के पास परमाणु आ गया तो तुर्की के पास भी आ जाएगा, और इन तीन देशों के पास ही अगर परमाणु आ गया तो इलाका पूरी तरह से बदल जाएगा और हमें बहुत बड़ा खतरा होगा। लीजिए, दुश्मन ने खुद ही बता दिया, एक तरह से कह दिया कि अगर तीन मुस्लिम देश भी अगर एक हो गए, यानी एक के पास परमाणु आ गया, तो वो सऊदी अरब को परमाणु दे सकता है, और सऊदी अरब ईरान के पास आ गया तो अपने तीसरे भाई तुर्की को भी ये परमाणु दे सकते हैं, और अगर तीन भाई एक हो गए तो अमेरिका इजराइल की लंका लग जाएगी। यही इनके कहने का मकसद है। अफसोस, दुश्मन को ये बात समझ में आ गई, लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। हमेशा से ये ताकतें मुसलमान को मुसलमान से लड़वाती आई हैं। जैसे इजराइल ने फिलिस्तीन अथॉरिटी को डेडलाइन दी है कि इस दिन से पहले पहले अगर आपने फिलिस्तीनी मुजाहिदीन और लड़ाकुओं को, जो फिलिस्तीन की आज़ादी की बात करते हैं, उनको गिरफ्तार करके हमें नहीं सौंपा तो हम बुरा हाल करेंगे और आप पर, यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी पर भी कार्रवाई करेंगे। ऐसे में फिलिस्तीन अथॉरिटी डर के मारे अपनी फौज, अपनी पुलिस का इस्तेमाल फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों में और दूसरे फिलिस्तीनी इलाकों में कर रही है। अब इस दौरान हो ये रहा है कि फिलिस्तीन अथॉरिटी फिलिस्तीनियों के घरों पर रेड कर रही है, और इस रेड के दौरान गोलीबारी हो रही है, झड़प हो रही है। इस झड़प में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के 2 अधिकारी भी मारे गए और पूरे इलाके में इस वक्त खौफनाक माहौल है। एक मंजर देखिए और आवाज सुनिए। अब इसके बाद कुल समझने की कोशिश सिर्फ इतनी सी बात को कीजिए कि आले यहूद ने मुसलमानों को, फिलिस्तीन अथॉरिटी, मुसलमानों को मासूम मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत कर दिया कि मारो इन्हें और गिरफ्तार करो। वो अपने बचाव में अगर कुछ कर रहे हैं तो उनके हाथों से अपना ही भाई मारा जा रहा है। इस छोटे से अदना मुसलमान पत्रकार को यह बात समझ में आती है, लेकिन दुनिया के मुसलमानों को ये समझ में नहीं आ रही है। अब फिलिस्तीन अथॉरिटी ने ही इजराइल के इशारे पर काम करते हुए जेरूशलम और फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों में कतर के एक बेहतरीन चैनल अल जजीरा को बैन कर दिया है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वाहिद एक अल जजीरा ऐसा चैनल है जो खुलेआम इजराइल के वॉर क्राइम को दिखा रहा है। फिलिस्तीन अथॉरिटी भी फिलिस्तीनियों के खिलाफ काम कर रही है और इजराइल भी फिलिस्तीनियों के खिलाफ काम कर रहा है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों को लगातार तोड़ा जा रहा है। उधर फिलिस्तीन के सैकड़ों लोगों को, तस्वीर देख लीजिए मेरे साथ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं,
फिलिस्तीनियों, सैकड़ों फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार, डिटेन किया हुआ है इजराइल की मिलिट्री ने। उधर इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों की जमीन को कब्जा चुके हैं, उनको वहां से खदेड़ चुके हैं, उनके ऊपर हमला करके और उनकी जमीन पर कब्जा करके उनकी जमीनों पर खेती बाड़ी कर रहे हैं। इजराइल गाजा में इस तरह से बमबारी कर रहा है और इस तरह के खतरनाक बम फेंक रहा है जिससे लाश झुलस जा रही है और लाशों के टुकड़े बिखर जा रहे हैं। ये एक कपल आपको नजर आ रहा है, पति पत्नी। नीचे जो 2 थैलियां हैं उसके अंदर ये दोनों हैं। बमबारी में ये मारे गए और इनके लाश के इतने टुकड़े हुए कि 2 पिन्नियों में इनकी लाश आ गई है। उधर इजराइल लगातार फिलिस्तीन और गज्जा के इलाकों पर, खासकर गज्जा के इलाकों पर खतरनाक तरीके से बमबारी कर रहा है। ताजा तरीन बमबारी के बाद हाल क्या हुआ है, बमबारी के थोड़ी देर बाद का मंजर। احد الشهداء لا احد الشهداء كان لابسها وهي جاكيته مرميه غام। अब आप सोच सकते हैं कि इजराइल भूख प्यास का किस तरह से हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। 2.5 महीने में सिर्फ 12 ट्रक गाजा के नॉर्थन के इलाके में जाने दिए हैं। 12 ट्रक से, जिसमें खाने का सामान भी बहुत कम है, कंबल और दूसरी चीजें ज्यादा हैं। इसी वजह से उन इलाकों में भुखमरी हथियार की तरह बन चुकी है। उधर कमाल अदवान हॉस्पिटल को इजराइल की सेना ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। अब ये कमाल अदवान हॉस्पिटल के अंदर का मंजर आप अपनी आंखों से देख लीजिए। कमाल अदवान हॉस्पिटल के अंदर अब मरीजों और डॉक्टरों ने पनाह ली हुई है। वो इस अस्पताल से बाहर कहीं नहीं जा सकते। वहीं एक फिलिस्तीनी नेता जिसके पास इजराइल की भी नागरिकता है, पार्लियामेंट में है, नेतन्याहू की विपक्ष की पार्टी का वो नेता है। उसने इजराइल की पार्लियामेंट में बड़ी हिम्मत, बड़ा जिगरा दिखाया और ऑन रिकॉर्ड ये बात नेतन्याहू के मुंह पर कही कि मिडिल ईस्ट में बशर अल असद के जाने के बाद वाहिद तुम एक तानाशाह बचे हो। אז תקשיב ותפנים את זה. אחרי נפילת המשטר, לך אני אומר את זה, של בשאר אסד בסוריה, ראש הממשלה, אתה נשארת הדיקטטור האחרון במזרח התיכון. גם אתה תיפול. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, בבקשה. वहीं यमन के हूथीज के कमांडर ने कहा है कि हमारे पास हौसले के अलावा दुश्मन की ताकत का सामना करने के लिए दुश्मन जैसे हथियार तो नहीं है, लेकिन हमारे दूसरे भाइयों और अरब देशों के पास ऐसी जगह पर उनके पास अरब देशों के पास हथियार है कि वहां से इजराइल के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन वो खामोश है। सुनिए। The enemy now understands that the Yemeni army is fully capable of defending Yemen. While we may not match their military capabilities, our strategic weapons and geographical advantage allow us to neutralize their operations in the Red Sea, as demonstrated in our recent attacks. हज़रात मोहतरम, तमाम पाबंदियों और गिरफ्तारियों के बावजूद अमेरिका में जबरदस्त प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में जारी है। ठीक इसी तरह से बर्तानिया में भी फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं।
साइप्रस, जहां बहुत कम मात्रा में प्रदर्शन होता है, वहां भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। हजरात मोहतरम, उधर कनाडा और दूसरे इलाकों में यह देखा जा रहा है कि भारत के सड़े हुए समाज के अंग के सड़े हुए, गले हुए, गंदे दिमाग के लोग, जो भले ही पढ़े लिखे हैं, पायलट हैं, इंजीनियर हैं, ड्राइवर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सड़कों पर उतरकर इजराइल और भारत का झंडा लेकर फिलिस्तीनियों को प्रोवोक कर रहे हैं और भारत माता की जयकारे के नारे लगाते हुए भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं। सोचने की कोशिश ये कीजिए कि जहां भारत पूरी तरह से कह रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम जंग नहीं चाहते, मोदी सरकार पार्लियामेंट में कह रही है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में और यूएन में फिलिस्तीन का साथ दे रही है, ये कौन से भेड़िए हैं भारत के जो कनाडा में खड़े होकर फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को परेशान कर रहे हैं? हज़रात, ये वो कौम के लोग हैं, ये उस समुदाय से लोग आते हैं और ये वो लोग हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। इनके नज़र में वो सब हीरो हैं, इनकी नज़र में वो सब इनके बाप हैं जो मुसलमानों का नरसंहार करें। ये सच्चाई देखिए, कनाडा में भारतीय समुदाय के, हिंदू समाज के घटिया तरीन लोग किस तरह से नरसंहार करने वाले इजराइल का साथ देते हुए फिलिस्तीनियों को गरिया रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। इसी के साथ इस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। इससे पहले हमने कई अपडेट दिए हैं, जाइए देखिए और शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और दुआओं में याद रखिए। दुआ कीजिए कि सारी दुनिया से जंग, खुरेजी और वॉर खत्म हो और दुनिया में शांति और अमन आए। जय हिंद।